हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 20वां वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और जैसे कि बीएसएससी एग्जाम का डेट आ चुका है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि 10 से 15 जुलाई के बीच बीएसएससी का एग्जाम होने जा रहा है। तो प्लीज आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइएगा अच्छे से। और उसमें जीके जीएस का भी काफी वेटेज है, तो आप लोग इसे भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसे भी कंटिन्यू रखिएगा और मैथ रीजनिंग को तो अच्छे तरीके से रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो है उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत, ठीक है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग जो हैं वो सारे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो है व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 75 के क्लोज 2 के तहत। किसके तहत? तो 75 के क्लोज 2 के तहत। जबकि वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के क्लोज 2 के तहत, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि विधानमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से। तो सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। लेकिन विधानमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका है, सेम उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल की भूमिका है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका है, सेम उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? तो भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानसून शब्द का प्रयोग जो है, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किया था अल मसूदी ने। किसने प्रयोग किया था? अल मसूदी ने। लेकिन वही आपसे पूछ लिया जाए कि खोज किसने किया था मानसून की? तो खोज किया गया था हिप्पालस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था मानसून की खोज? हिप्पालस के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानसून शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से, ठीक है। अरबी भाषा से हुई है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? सेल्यूकस को हराया था। किसे हराया था? सेल्यूकस को हराया था, ठीक है। ये कहाँ का शासक था? तो ये ग्रीक का था। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस जो है वो कहाँ का शासक था? तो वो ग्रीस का था, ग्रीक का था। किसे हराया था? किसने हराया था सेल्यूकस को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कब हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 बीसी में युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। इसी के पश्चात क्या हुआ था? सेल्यूकस ने अपनी बेटी कार्नेलिया, क्या नाम था इसकी बेटी का? सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या था? इसकी बेटी थी कार्नेलिया। कार्नेलिया फिर या फिर हेलिना। हेलिना भी इसी की बेटी का नाम है, मतलब कार्नेलिया का ही नाम हेलिना था। इसी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। किससे? इसका विवाह जो है सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया? चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था?
राजदूत। तो इसका राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था राजदूत इसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका राजदूत था। किसका राजदूत था मेगास्थनीज? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ लिखा गया था। इसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था इंडिका। कौन सा ग्रंथ? इंडिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो इंडिका नामक ग्रंथ मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सिंहचलम मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं आपसे पूछा जाता है कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। कोणार्क मंदिर किस देवता की मंदिर है? तो ये सूर्य देव को समर्पित है। किसकी मंदिर है ये? तो सूर्य देव की मंदिर है कोणार्क मंदिर। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही आपसे पूछा जाएगा अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। कहाँ लगता है? अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। ठीक है, दक्षिण भारत के अलवार थे। कौन थे अलवार? तो अलवार ये वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण भारत के ही एक और संत थे। कौन से? नैनार संत। कौन थे? नैनार संत। और जो नैनार संत थे ये किसके पुजारी हुआ करते थे? नैनार संत। तो नैनार संत भगवान शिव को पूजते थे। किसे? भगवान शिव को। जैसे कि अलवार संत वैष्णव संत थे ना, उसी तरह नैनार संत भगवान शिव को पूजते थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुल वैष्णव संत की संख्या कितनी थी? तो कुल वैष्णव संत की संख्या 12 थी। कितनी थी? जबकि नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 63। कितनी थी? 63। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वैष्णव संत में एकमात्र महिला कौन थी? तो वैष्णव संत में एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला। ठीक है, अंडाला थी। कौन थी? अंडाला। वैष्णव संत में एकमात्र महिला कौन थी? तो अंडाला थी। और नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नैनार संतों की कुल संख्या थी 63। कितनी थी? 63। जबकि वैष्णव संतों की संख्या कितनी थी? 12, जिसमें से एकमात्र महिला कौन थी? अंडाला। कौन थी? अंडाला। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था भक्ति को? भक्ति आंदोलन को किसने लाया था? तो किसने लाया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ओहो, ये क्वेश्चन रह गया क्या? हाँ, एक क्वेश्चन तो रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर को ही छुपा हुआ महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? छुपा हुआ महासागर। छुपा हुआ महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि सबसे बड़ा महासागर तब कौन है? अगर विश्व का सबसे छोटा महासागर कोई है तो सबसे बड़ा महासागर भी होगा कोई। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर
सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर या पैसिफिक। पैसिफिक भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। प्रशांत या पैसिफिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे तो हिंद महासागर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? पाली भाषा का। किस भाषा का? पाली भाषा का। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्रचार प्रसार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। किस भाषा का? प्राकृत भाषा का। प्राकृत या फिर अर्धमगधी। अर्धमगधी भी इसी को कहा जाता है। क्या? अर्धमगधी। प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा का प्रयोग जैन धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार के लिए किया था, जबकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। किस भाषा का? पाली भाषा का। ये एक लोकल भाषा था, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इनके द्वारा कहाँ दिया गया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? सारनाथ यूपी में। और इनके प्रथम उपदेश के घटना को क्या कहा जाता है? तो इनके द्वारा हर घटना को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो प्रथम उपदेश वाले घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जब अपने घर को त्यागा था, यानी कि गृह त्याग किया था, उस घटना को भी किसी नाम से जाना जाता है। उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इनके मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे वही पूछ दिया जाए कि महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। इनके संस्थापक कौन थे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर। 24वां तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी कितने तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? तो बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है? तो वैशाली बिहार में पड़ता है, ठीक है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। शाक्य गणराज के लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वैसे ही महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 599 बीसी में हुआ था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, ठीक है। जबकि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 बीसी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि खगोलीय इकाई क्या है? आइए इसको मिटा देती हूँ, फिर उसको डिस्क्राइब करती हूँ थोड़ा। खगोलीय इकाई क्या है? तो ये सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के मध्य दूरी जितनी है उसे ही खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर किस तरह लगाता है? तो किस तरीके से लगाता है? तो इस तरीके से लगाता है। किस तरीके से? इस तरीके से। वो जैसे कि ये सूर्य है केंद्र में, ठीक है, इस तरीके से लगाता है। वृत्ताकार प्रवृत्ति में सूर्य का परिक्रमा करती है, ठीक है। तो जब सूर्य
क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ तक अगर चक्र लगाते 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 ऐसे करके आई तो सबसे ज्यादा दूरी तो यहाँ से हो जा रहा है पृथ्वी का ना, यहाँ सबसे ज्यादा दूरी आ रहा है। जब पृथ्वी यहाँ रहेगी तो सूर्य से यहाँ की दूरी ये सबसे कम हो जाएगा। तो इस दूरी को क्या कहा जाता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में एकदम न्यूनतम दूरी रहता है उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ठीक है। और ये उपसौर की घटना कब होती है? तो ये घटना होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। जबकि ये घटना अपसौर जब सबसे अधिक दूरी रहता है, सर्वाधिक दूरी, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? अपसौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? अपसौर के नाम से। और ये घटना कब होता है? ये घटना अपसौर वाली घटना कब होती है? तो अपसौर वाली घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक है। और इस टाइम पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी होती है? न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम में भी देख लीजिए कितना होता है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है? करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, इतनी दूरी न्यूनतम दूरी है। देख लीजिए न्यूनतम दूरी में भी 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। और मैक्सिमम दूरी इस टाइम कितनी दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच? तो इस टाइम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी हो गया अपसौर। तो अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर की घटना कब होती है? तो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच एकदम न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है। उस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उपसौर के नाम से जाना जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी होती है उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो उस घटना को अपसौर के नाम से जाना जाता है। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो प्लेटो किस देश के निवासी थे? ये ग्रीस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ग्रीस के निवासी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है SPAS से। ठीक है, इससे क्या हुआ? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। सिकंदर। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। कौन थे? अरस्तु गुरु प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। कौन थे? प्लेटो के गुरु, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। कभी कभी पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। तो आप उसको SPAS से याद रख सकते हैं, इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे नाम आप भूल जाएंगे, ऐसे सीक्वेंस वाइज आपको याद रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को, 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आइए देख लेते हैं। विश्व जल दिवस। कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। जबकि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब
मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस या फिर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वहीं आपसे पिछले ईयर से स्टार्ट हुआ है वीर बाल दिवस। कौन सा? वीर बाल दिवस, विश्व नहीं, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। एक और नया दिवस स्टार्ट हुआ है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वीर बाल दिवस कब किसके याद में मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस सिख गुरु 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के बेटे जो थे, वो उन्हीं के कुर्बानी को, उनके बलिदान को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उनके बेटे को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, उसी को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 26 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 26 दिसंबर को। पिछले 2024 से एक नया डेट मनाने का अनाउंसमेंट हुआ है, कौन सा? संविधान हत्या दिवस। कौन सा? संविधान हत्या दिवस है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जून को। कब मनाया जाता है? 25 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जून 1975 को आपका जाके आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसे काला दिवस के रूप में मनाया गया था। उस वर्ष मनाया गया था जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और अभी इसी दिन को याद करते हुए संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है प्रत्येक 25 जून को, ठीक है, 25 जून को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत समाज सेवक की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसी को कहा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या कहा जाता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्योंकि अगर आपको ये नाम वो नाम मिल गया, ये नाम नहीं मिला तो कंफ्यूजन होने लगता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारत सेवक समाज को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनके द्वारा 1905 के कांग्रेस अधिवेशन, कब? 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। और यहीं पर इनके द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना भी की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इन्हीं को प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में भी रूप की उपाधि भी मिला था। किसकी उपाधि? प्रथम विपक्षी दल के नेता की उपाधि मिला था। किसे मिला था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मिला था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1990 में। कब किया गया था? सन 1990 में किया गया था, ठीक है। अब महबूब उल हक जो है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के नाम से। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के नाम से। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए केंद्र का कार्य जो है वो किसके नाम से कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य जो है वो किसके नाम से कार्यान्वित किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के नाम से कार्यान्वित किया जाता है। किसके नाम से? कोई भी काम राष्ट्र में होता है, केंद्र में होता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्योंकि सर्वोपरि भारत के प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति है। इसीलिए तो इनको औपचारिक प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औपचारिक प्रधान कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक मुखिया कौन है देश का? तो वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री है, ठीक है। जैसे कि राज्य के वास्तविक मुखिया हो गए मुख्यमंत्री, लेकिन औपचारिक अगर बोल दे कि औपचारिक प्रमुख कौन है, तो औपचारिक प्रमुख राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। उसी तरीके से सेंट्रल में अगर बोल जाए, केंद्र में औपचारिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित है। सेम उसी तरह वास्तविक शक्ति राज्य का मुख्यमंत्री में निहित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है, इसकी अनुपात कितनी होती है, चौड़ाई और लंबाई का भारत का जो ध्वज है तो उसका अनुपात होता है, यानी कि चौड़ाई 2 होता है और लंबाई 3 होता है, यानी कि 2:3 होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। देखिए अगर यहीं पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लेता तो उसका अनुपात क्या हो जाता, उसका अनुपात हो जाता 3:2। इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप जरूर देख लीजिएगा पहले चौड़ाई लिखा है कि लंबाई लिखा है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही लंबाई चौड़ाई होगा तो इसका अनुपात चेंज हो जाएगा। यहाँ चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है, इसीलिए इसका 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका जो परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, पिंगली वकैया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, पिंगली वकैया के द्वारा किया गया था, ठीक है। वर्तमान ध्वज का परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था, पिंगली वकैया के द्वारा। कब किया गया था, सन 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921 में किया गया था। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था भारतीय ध्वज को, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वर्तमान ध्वज का परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था, यानी कि उसका रूप किसके द्वारा, प्रारूप बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, पिंगली वकैया के द्वारा। कब बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था। वहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टुटगार्ट में राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा फहराया गया था, तो स्टुटगार्ट में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था किसके द्वारा, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। किसके द्वारा फहराया गया था, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था स्टुटगार्ट में। कहा, स्टुटगार्ट में किसके द्वारा फहराया गया था, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। कब फहराया गया था, 1907 में फहराया गया था, 22 अगस्त 1907 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई बंदरगाह। कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई बंदरगाह किस पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो मुंबई बंदरगाह जो है वो एलिफेंटा नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है। किस पहाड़ी से, एलिफेंटा नोज, एलिफेंटा नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है, मुंबई बंदरगाह। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन है, प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। कौन सा, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह भारत का, तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। ये किस पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा है। किस पहाड़ी से, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा है। किस पहाड़ी से, ठीक है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से विशाखापट्टनम बंदरगाह घिरा हुआ है। जबकि मुंबई बंदरगाह किस पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो मुंबई बंदरगाह एलिफेंटा नोज नामक पहाड़ी से घिरा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। जबकि भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा, चेन्नई बंदरगाह। भारत में कुल ज्वारीय बंदरगाह कितनी है, तो भारत में कुल ज्वारीय 3 बंदरगाह है। कितनी बंदरगाह है, 3 बंदरगाह। कौन कौन सा है, एक तो कांडला बंदरगाह है जो गुजरात में है, तूतीकोरिन बंदरगाह
जो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह? तमिलनाडु में, जिसे मत्स्य बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। एक कोलकाता बंदरगाह जो कोलकाता में स्थित है, और जिसका वर्तमान नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। जैसे ये कांडला का वर्तमान नाम, इसका नाम चेंज कर दिया गया कांडला से, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो भारत में कुल ज्वारीय बंदरगाह कितनी है? 3। कौन कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है? राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उनके लिए आवश्यक क्या होता है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश। इससे पहले क्या ये प्रावधान था? तो इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को किसके तहत जोड़ा गया था कि लिखित सिफारिश ही होना अनिवार्य है? तो इस प्रावधान को जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा एक और शब्द को जोड़ा गया था, मंत्रिमंडल शब्द। क्या मंत्रिमंडल शब्द का पहले उल्लेख था संविधान में कहीं? तो जी नहीं, बिल्कुल उल्लेख नहीं था मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में पहले कभी कहीं उल्लेख नहीं था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे आर्टिकल 352 के क्लोज 3 में रखा गया। किस शब्द को रखा गया? तो मंत्रिमंडल शब्द को। मंत्रिमंडल शब्द को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 352 के क्लोज 3 में रखा गया। इससे पहले इस शब्द का उल्लेख नहीं था। और इसी संशोधन के तहत यह तय किया गया कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब मंत्रिमंडल के केवल सिफारिश नहीं होनी चाहिए, लिखित सिफारिश होना चाहिए। बाकायदा वो लोग लिख के दे कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहिए, तो ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उसके 1 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। क्या मिलना अनिवार्य है? अनुमोदन मिलना अनिवार्य। अनुमोदन मतलब स्वीकृति होता है। ठीक है, मिलना अनिवार्य। कितने दिनों के अंदर? तो 30 दिन के भीतर, यानी कि 1 माह के भीतर। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा से अनुमोदन मिल गया हो और लोकसभा भंग हो गया हो, तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाए? क्या राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल बिल्कुल लगेगा। राज्यसभा का अगर अनुमोदन मिल गया है, लोकसभा अगर भंग हो गया है, तो लोकसभा जैसे ही गठित होगा तो उसके न्यू गठन से 30 दिन के भीतर अनुमोदन उससे मिल जाना आवश्यक है। ठीक है, कब? जब न्यू गठन लोकसभा का होगा, मतलब नया निर्वाचन होगा लोकसभा के, उसके नया निर्वाचन से 30 दिनों के भीतर लोकसभा से भी अनुमोदन मिल जाना अनिवार्य है राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन में भी ऐसा ही प्रावधान है। ठीक है, और कल मैं तीनों राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में अच्छे तरीके से समझा दी हूँ। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 1914 में लंदन भेजे गए कांग्रेस के डेलीगेशन में कौन एकमात्र बिहारी नेता शामिल थे? तो कौन एकमात्र बिहारी नेता शामिल थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल से संबंधित, जैसे कि बीएसएससी में चाहे बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, तो पूछा जाता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1917 के रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 के रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने। कौन किया था? व्लादिमीर लेनिन ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? तो किसके पतन के साथ लाल किले में मुगल अस्तित्व भी समाप्त हो गया? बहादुर शाह जफर। किसके साथ? तो बहादुर शाह जफर। और ये मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट भी थे। ये कौन थे? मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, यानी कि अंतिम शासक थे।
तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हीं के साथ लाल किले में मुगलों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो लाल किले का निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। और आगरा का मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया? आगरा का ताजमहल जो है, आगरा का ताजमहल किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था, अपनी बेगम मुमताज के यादों में बनवाया गया था। ठीक है, और वो क्या है? तो वो एक कब्र है। क्या है? बेगम मुमताज का कब्र है। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? शाहजहां के द्वारा। इसीलिए तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस मुगल शासक के कार्यकाल को कहा जाता है स्थापत्य का स्वर्ण काल, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत चित्रों का निर्माण करवाया गया था। वो चित्र के बहुत प्रेमी थे, इसलिए उनके शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। जबकि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। और हिंदी और फारसी भाषा का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो हिंदी और फारसी भाषा का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो सन 1526 ईस्वी में। कब की गई थी? 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध के तहत। किसके तहत? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करके बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हालांकि पानीपत की बात की जाए तो पानीपत के कुल 3 पानीपत का युद्ध हुआ था। कितने? 3 पानीपत का। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर के तरफ से उनका नेतृत्व किए थे, मतलब एक सेनापति, और हेमू था। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किसके किसके बीच? तो मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जा सकती है। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किससे काटा जा सकता है? सोडियम को। किससे काटा जा सकता है? सोडियम को। एक और धातु है, कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम को भी चाकू द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है, आसानी से इसे पोटेशियम को भी चाकू द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। किसमें? किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किरोसिन तेल, या फिर इसको गांव वाला लैंग्वेज में किरासन तेल भी कहा जाता है। ठीक है, या मिट्टी तेल। तो किसे रखा जाता है किरोसिन तेल में डुबाकर? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। वहीं अगर आपसे बोल दिया जाए, पूछ लिया जाए कि पानी में किसे डुबा कर रखा जाता है, तो पानी में फास्फोरस को डुबा कर रखा जाता है। किसे? पानी में फास्फोरस को डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस को डुबा कर रखा जाता है। मोम में किसे डुबा कर रखा जाता है? तो मोम में लिथियम को डुबा कर रखा जाता है। किसे रखा जाता है मोम में? तो मोम में लिथियम को डुबा कर रखा जाता है, लिथियम को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिटा दे रही हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कौन सा है? मतलब सबसे छोटा वनस्पति कौन सा है? तो शैवाल, जिसे एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गी भी कहा जाता है, एल्गी। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम वनस्पति है। ठीक है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ वनस्पति ना देके आपसे सजीव पूछ लेता कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम सजीव कौन सा है, तो हो जाता बैक्टीरिया। का हो जाता सबसे सूक्ष्मतम सजीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम सजीव कौन सा है? तो वो हो जाता बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? बैक्टीरिया या जीवाणु इसी को कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? जीवाणु की खोज किया गया था लिवेन हॉक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था जीवाणु की खोज या बैक्टीरिया की खोज? लिवेन हॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जीवाणु की खोज? लिवेन हॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने खोज की थी मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? इस चीज की खोज किसके द्वारा किया गया था कि मलेरिया का संचरण जो होता है वो मच्छर द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रोज के द्वारा। किसके द्वारा? रोनाल्ड रोज के द्वारा। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा। कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रक्त स्कंदन के लिए कौन सा एक आवश्यक विटामिन है? रक्त स्कंदन मतलब ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड जमता है उसके लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है जो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है? तो वो विटामिन के है। कौन सा विटामिन है? के है। अगर वहीं आपसे मिनरल्स पूछ लिया जाए कि कौन सा मिनरल्स है जो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, तो वो कौन सा मिनरल्स है? कैल्शियम है। कौन सा? कैल्शियम है। अगर वहीं आपसे प्रोटीन पूछ लेता कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाता। कौन सा प्रोटीन हो जाता? प्रोथ्रोम्बिन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे जैसे मैं बताती हूँ आप लोग क्वेश्चन भी नोट डाउन करते होंगे और रिवीजन भी करते होंगे, क्योंकि अब तो एग्जाम का सिलसिला स्टार्ट हो गया। अब तो एग्जाम एक के बाद एक होगा ही। जैसे बिहार पुलिस होगा, बिहार दरोगा होगा, बीएसएससी एग्जाम होगा, बीपीएससी के थ्रू बीएसएफ वाला एग्जाम फॉर्म निकला है, उसका भी एग्जाम होगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। तो थैंक यू सो मच। जैसे मैं क्वेश्चन पूछी हूँ आप लोगों से, तो वो क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा कि जन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच।